हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू काफी रूल्स को चेंज किया गया है। अभी लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ कुछ डिसीजंस हुए थे। उस डिसीजन को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें रूल्स में चेंज करा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल पीपीटी फॉर्म में हर रूल को जैसे आप अच्छे से समझ पाए वो बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट रूल 8 चेंज हुआ है। इसमें बताया गया है कि जहां मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है उसको ओमिट करके सब रूल 2 में डायरेक्ट टैक्सेस जहां पर वर्ड लिखा था उसकी जगह shall also be verified through separate one time password sent to the mobile number and email address linked to permanent account number। काउंसिल मीटिंग में ये बात हुई थी कि जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस पोर्टल में जीएसटी पोर्टल में सेव्ड है, पहले उसमें वन टाइम पासवर्ड आता था। बट अब इसकी जगह जो डायरेक्ट एक्सेस में डेटाबेस में पैन से लिंक्ड है मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, उसमें वन टाइम पासवर्ड आएगा। एक नया सब रूल 4A इंसर्ट किया गया है जिसमें बताया गया है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल, और जहां इंडिविजुअल नहीं है तो जो कॉपी सबमिट करी गई है उसको ओरिजिनली वेरीफाई किया जाएगा। ये गुजरात से पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसी के लिए उन्होंने ये सब रूल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये तो रूल 8 के इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। रूल 9 में भी चेंज किया है, सिमिलर चेंज लग करा है कि अगर रूल 8 सब रूल 4 है, जो न्यू सब रूल 4 है, उसके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति डेटा एनालिसिस या रिस्क पैरामीटर के हिसाब से थोड़ा रिस्की पाया जाता है तो उसके बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये सब रूल 1 और सब रूल 2 में दोनों में इम्प्लीमेंट करा गया है कि अगर कोई व्यक्ति डाउटफुल होता है तो उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल 12। रूल 12 में बताया गया है कि कैंसिलेशन से रिलेटेड है। जो भी टीडीएस जीएसटी के तहत टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एसएससी रजिस्टर्ड है, उनको अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है तो रूल 12 में वहां पर उन्हें इंसर्ट किया है कि वो ऑन राइटिंग रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये रूल 12 में चेंज आया है। रूल 37 है रिवर्सल ऑफ आईटीसी से रिलेटेड। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है, इंसर्ट करी गई हैं। जैसे रूल 37 के सब रूल 1 में वैल्यू ऑफ सच सप्लाई में के आगे उन्हें वेदर होलली और पार्टली भी इंसर्ट कर दिया गया है। ये चेंज आया है 1 डे ऑफ अक्टूबर 2022 से। ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी से रिलेटेड है। सेकंड उनने किया है शैल पे के बाद और रिवर्स भी इंक्लूड करा है। आफ्टर द वर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर द लेटर एंड वर्ड प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड बाय द सप्लायर। ये चेंज काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि अगर जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को पे नहीं करता और उसने आईटीसी लिया है तो जितना भी उसने पे नहीं किया है सप्लायर को, प्रोपोर्शनेट टू दैट अमाउंट उसको रिवर्सल करना आईटीसी का। तो यही वो चेंज उन्हें रूल के थ्रू कर दिया है। न्यू रूल 37A इंसर्ट किया है जिसमें बताया गया है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। ये बहुत ही भयंकर तरह का चेंज है। इसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अवेल किया आईटीसी उसके ऊपर बर्डन बताया जा रहा है। इसमें क्या उन्हें बताया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करता है और सप्लायर ने प्रॉपरली जीएसटीआर 1 में भी शो किया है, जीएसटीआर 1 में शो किया, इसलिए जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा रजिस्टर्ड पर्सन के, और उसने अकॉर्डिंग टू दैट आईटीसी क्लेम कर लिया है इन हिज रिटर्न जीएसटीआर 3B। अब अगर जो सप्लायर है उसे जीएसटीआर 1 में तो बता दिया पर जीएसटीआर 3B में नहीं बताता है तो उसको, और वो कब तक नहीं बताता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th डे ऑफ सितंबर की रिटर्न से पहले पहले नहीं बताता है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट है उसको रिवर्सल करना होगा आईटीसी। कौन से जीएसटीआर 3B में? अगेन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30th डे ऑफ नवंबर से पहले पहले जो भी वो 3B फाइल कर रहा है उसमें रिवर्सल करना है। और रिवर्सल करते टाइम उसको इंटरेस्ट भी पे करना है अंडर सेक्शन 50। हालांकि वो ये आईटीसी फिर से अवेल कर लेगा जब सप्लायर जीएसटीआर 3B में ये सप्लाई शो करेगा। बट बात यहाँ पर ये आती है कि रजिस्टर्ड पर्सन को पता कैसे चलेगा कि सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में शो किया है कि नहीं। उसने जीएसटीआर 1 में शो किया है तभी
2B में दिख रहा है, बट 3B में कैसे पता चलेगा, इसके लिए मोर क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है रूल 46। रूल 46 में ई कॉमर्स और ओइडार अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो वो जो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उसमें उनको प्रॉपर पिन कोड एंड नेम ऑफ स्टेट लिखना कंपलसरी है, और जो ये पिन कोड और स्टेट एड्रेस के साथ लिखेंगे वो ही डीम किया जाएगा प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये रूल 46 जो आया है वो ई कॉमर्स और ऑइडार के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है रूल 46A। ये रूल इनकम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के लिए आया है, जहां पर बताया गया है कि जो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट होगा वो उसके पर्टिकुलर सेम होंगे, और जो जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है अंडर रूल 46 है टैक्स इनवॉइस। रूल 54 में जो दिए हैं टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ स्पेशल केसेस, एंड रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई। मतलब कि टैक्स इनवॉइस का जो रूल है, बिल ऑफ सप्लाई के रूल है, उसमें जो भी पर्टिकुलर्स मेंशन है वो सारे पर्टिकुलर्स एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होना जरूरी है। नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल 56। रूल 56 में ये बताया गया है, a registered person to whom an intimation has been issued in the common portal under the provision of sub-rule 1 of Rule 88C in respect of the tax period shall not be allowed to furnish the detail of outward supply of goods or services of both under section 37। इसका ये मतलब है कि काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जीएसटीआर 1 एंड 3B में अगर डिफरेंस है तो इसका एक इंटीमेशन जाएगा सिस्टम जनरेटेड टू दी रजिस्टर्ड पर्सन, और उसको रजिस्टर्ड पर्सन को इस इंटीमेशन का रिप्लाई करना जरूरी है इन फॉर्म ऑफ डिपोजिशन ऑफ टैक्स, और एक्सप्लेनिंग द रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड 3B। जब तक आप रिप्लाई नहीं करते, रीजन प्रोवाइड नहीं करते, टैक्स पे नहीं करते, तब तक आप सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो यही रूल में भी चेंज आया रूल 59 में। तो ये सारे काफी चेंजेस आए हैं रूल में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो रूल है 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें उनने अपडेट किया है कि काफी बार क्या होता है कि हम पे कर देते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लेटर थोड़ा टाइम बाद पोर्टल अपडेट होता है। तो इस केस में क्या है, आप खुद ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपडेट हो जाएगा। जो ई स्क्रॉल होगा वो चालान जो जनरेट हुआ है जब आप पे कर रहे हो उससे मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो कैश लेजर को आप अपडेट कर सकते हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है थ्रू बैंक। तो ये रूल 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चेंज आया है। इसके बाद काफी और रूल्स भी हैं, तो मैं इसलिए शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ जैसे आपको ईच रूल अच्छे से समझ आए। ये इस रूल के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।